डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु एवं देश के भावी शिक्षक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है यह डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शिक्षा के प्रारंभिक नवीन प्रयास के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम जो है अति लघुत्तरीय वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं आपके 15 नंबर के, उसे लिया गया है। और ये पिछले वर्षों के 2015 से लेकर के 19 तक के पेपर हैं और इन पेपर के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न आए हैं। और अगर इसे अच्छे से आप कंसंट्रेट हो करके आप पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि लगभग में सारे टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, तो इससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से यदि आप सारा एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम एक बार बैठते हैं तो लगता है कि हमें पढ़ लेना चाहिए, सारा कंप्लीट कर लेना चाहिए, बीच में बार बार उसको थोड़ा सा पढ़ के उठने के बाद एक रिदम जो है वह टूट जाता है, कंसंट्रेशन जो है वह टूट जाता है। तो इसीलिए हम एक ही वीडियो में इसको हल करने का प्रयास किए हैं। और आप देखेंगे कि जो मेन टॉपिक है उसी पे आप डिस्कशन किया जाएगा, बहुत लंबा इसको खींचा नहीं जाएगा, बल्कि उसको समझाते हुए चलेंगे हम, क्योंकि पढ़ने को तो आप खुद भी पढ़ लेंगे। तो यदि आप इसे सुनेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वह ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? 2015 में पूछा गया है। तो बाल अधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1950 को निर्धारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए विद्यालय और बालकों को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। ठीक है, दंड की व्यवस्था नहीं है। और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो नहीं। ठीक है, अब आते हैं, मैकाले अपने विवरण पत्र में कौन सा ऐसा ध्येय वाक्य उनके द्वारा लिखा गया है? तो उन्होंने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय, ध्यान दीजिएगा यही विवाद का कारण बना, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। ठीक है, यही उनका वाक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या अभिप्राय? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे भी आप एकदम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। ठीक है, छनाई का सिद्धांत यही था कि प्रारंभ में उच्च वर्ग जो है उसे शिक्षित किया जाए और उससे फिर धीरे धीरे छन करके जो है जनसाधारण तक शिक्षा पहुँचे। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? यहाँ हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था, ध्यान रखिएगा। और इसे ही क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग भी इसे कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय शिक्षा आयोग और हंटर कमीशन एक ही है, 1882 में। और जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक प्रणाली यानी अनुदान प्रणाली, ठीक है, अनुदान सहायता की जो बात होती है वही। भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख करिए। तो भारतीय शिक्षा को जो लॉर्ड कर्जन की नीति थी उसके अंतर्गत जो है इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की बात इन्होंने की थी, और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 2 बातें जो है वह 2 प्रमुख देन हैं। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1864 ईस्वी में हुई थी। कौन थे इसके अध्यक्ष? डी.एस. कोठारी थे। इसके अंतर्गत शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। ठीक है, शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप यानी कि इस कोठारी शिक्षा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग और कोठारी कमीशन को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो ये कहते हैं कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों में संबंध व नीतियाँ यानी समन्वयकरण की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो इसमें शैक्षिक अवसरों की समानता,
ठीक है, पहला जो है शैक्षिक अवसरों की समानता और दूसरा केंद्र सरकार की भागीदारी। नेक्स्ट है प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? प्रोफेसर यशपाल समिति की कब स्थापना हुई थी? ध्यान रखिएगा 1992 में। और क्या? छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम स्तर को सुधारने। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के यानी कि छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए और अधिगम के स्तर को सुधारने के लिए। पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पी मोस्ट यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। ठीक है, क्या क्या उसमें संस्तुतियाँ हैं उसको सबको बताना। NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। ठीक है, शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना, NPEGEL। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की स्थापना। ध्यान रखिएगा, नवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था बाल श्रमिकों का पुनर्वास और बाल श्रम की समस्या को दूर करना। कस्तूरबा गांधी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना और प्रारंभिक निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। तो DPEP प्राथमिक शिक्षा का विस्तार है और विद्यालयों में बच्चों का ठहराव यानी कि जो अपव्यय और अवरोधन की जो बात की जाती है उसकी समस्या से भी समाधान उसका भी किया जाए। बच्चों का स्कूल में नामांकन होने के बाद वे पूरा मतलब पढ़ें। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारें आती हैं। भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? संविधान के 42वें संशोधन में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता है? ठीक है, मैकाले अपनी शिक्षा के द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहते हैं? तो मैकाले ने अपने शिक्षा के विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। ठीक है, सोचिए क्या है कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त वर्ण में भारतीय हो किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हों। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बन करके अंग्रेजी राज्य की जड़ों को मजबूत करने में सरकार की मदद कर सके। उड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषाएं। यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। ठीक है, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2016 में आया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? तो इसे आप ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति 1986 के बाद 1987-88 में इसका कार्यान्वयन हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों में कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं? इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों की निम्नलिखित वस्तुएं दी गई हैं। शिक्षक उपकरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम, शिक्षक संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक, कक्षा शिक्षण सामग्री के अंतर्गत मानचित्र, ग्लोब चार्ट, खेल सामग्री व खिलौने, विज्ञान किट, लघु यंत्र किट जिसमें पेचकस, प्लास वगैरह हो, श्रव्य
उपकरण रेडियो, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, विद्यालय की घंटी, संगीत उपकरण हेतु ढोलक, तबला, हारमोनियम, शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन, कक्षा कक्ष बढ़िया हो, शौचालय हो, चटाई हो, कुर्सी शिक्षकों के लिए और ब्लैक बोर्ड। पी मोस्ट का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए तो पी मोस्ट का अर्थ होगा प्रोग्राम ऑफ मॉस ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। ठीक है, पी से प्रोग्राम ऑफ मॉस ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताइए। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत पहला है विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना। नामांकन वर्ष 2016 तक 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन। उपलब्धि प्राप्त करना वर्ष 2000 तक विद्यालय में नामांकित बच्चों का न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना और सतत शिक्षा। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत विद्यालय सुलभ कराना, नामांकन, उपलब्धि प्राप्त करना और सतत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम चरण की योजना के अंतर्गत 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य हैं, जिनके अंतर्गत मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल। ठीक है, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल प्रथम डीपीईपी योजना के अंतर्गत। ड्राफ्ट आउट के संदर्भ में डीपीईपी का उद्देश्य क्या था। ड्रॉप आउट की दर को 10% कम करना और धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। ECCE शब्द संक्षेप में पूरा नाम लिखिए तो इसका अर्थ होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकासखंडों में लागू की गई। तो प्रथम चरण के अंतर्गत 38 जिलों और 248 विकासखंडों में संचालित की गई। एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य बताइए। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य के अंतर्गत हम देखेंगे एनसीईआरटी की का फुल फॉर्म क्या होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, रिसर्च ट्रेनिंग। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। इसका प्रमुख कार्य है अनुसंधान एवं नवाचार, ठीक है, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा, एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में। कलकत्ता मद्रास एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। और बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संदर्भ में चार्ल्स वुड की सिफारिशें, यानी कि वुड घोषणा पत्र के अंतर्गत जो है प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। 2016 में पूछा गया ये प्रश्न। वुड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करे, प्रत्येक जिलों में स्कूल की स्थापना हो, देसी विद्यालय का सुधार करे, मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए ताकि उनको निम्नतम से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। ठीक है, तो काफ़ी इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो इनकी जो सिफारिशें थी बड़ी महत्वपूर्ण थी और ये प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे क्योंकि उस समय जो साक्षरता दर थी वह काफ़ी कम थी, निरक्षरता अधिक थी। इसी के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ बताइए। अपव्यय अवरोधन के बारे में आपको बताया जा चुका है, फिर से बताते हैं। अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 कहीं से भी विद्यालय छोड़ देना। हरटांग समिति के अनुसार अवरोध से हमारा तात्पर्य है बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। ठीक है, मतलब एक ही कक्षा में बार बार फेल होना, इसको अवरोध। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। पी मोस्ट कार्यक्रम अभी बताया गया था। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, यानी कि जो सेवारत जो नौकरी में हैं उनके लिए प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? तो SOPT कार्यक्रम का आरंभ 1993-94 में किया गया। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका दायित्व सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन कार्यों से संबंधित है? इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के 100% बच्चों का नामांकन करना, विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का नामांकन और उन्हें समस्त विद्यालयी सुविधाओं को देना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं को पढ़ना, लिखना, गिनती ही केवल न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत और अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं? तो सर्व शिक्षा के संचालित किए जाने के लिए के उद्देश्य जो है वह निम्नलिखित है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों के सभी बच्चों को प्रवेश कराना। 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कर लें। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा और 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग का प्रावधान क्या है? तो इनका विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? डाइट प्राचार्य के द्वारा गठित की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में प्रमुख कठिनाइयाँ कौन सी हैं? तो भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में प्रमुख कठिनाइयाँ हैं शासन की कमजोर नीति, राजनीतिक कठिनाइयाँ, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, शिक्षकों का अभाव, अपव्यय व अवरोधन, आंकड़ों में भिन्नता, भौगोलिक कठिनाइयाँ, शिक्षण का निम्न स्तर और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो प्रमुख रणनीतियां हैं बालिका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, DPP के अंतर्गत हम देखेंगे। पहला है बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, अध्यापक दक्षता में वृद्धि। संपूर्ण साक्षरता अभियान के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुख है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है और संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो 4 हैं इसके, यानी जनता की अभिप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल नामांकन
मूल्यांकन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। समयबद्ध और स्वैच्छिक संस्थाओं के आपसी सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव है और इस अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को भी अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है इसमें, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है, अपितु लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर संपन्न की जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? 2017 में पूछा गया है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है, पहला है न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम शब्द कौशलता के उस अंश है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है और स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। और स्तर शब्द का अर्थ होता है जिसमें निश्चित रूप से उपलब्धि प्राप्त हो। तो इस तरह से न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ होता है, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। ठीक है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि इस आयु वर्ग का जो बच्चा है, मान लीजिए इस आयु वर्ग का है, तो वह इतनी कक्षा उसको पास होना चाहिए। तो इसी तरह से उसमें कि 6 महीने पर इतना पाठ्यक्रम सीखना चाहिए, फिर उनका मूल्यांकन होता है। उस आधार पर यह डिसीजन लिया जाता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर इनका कितना कैसा है। महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? महिला समाख्या कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला समाख्या कार्य योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं की शिक्षा हेतु एक ऐसे माहौल का सृजन करना है जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर अपने और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बन सके। ठीक है, इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 126 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, उन्हें समानता प्राप्त करने हेतु, ज्ञान और सूचना प्राप्त करने हेतु और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका को अदा करने के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम का आयोजन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 1989 में शुरू किया गया। वर्तमान में यह 10 राज्यों के 126 जिलों में कार्यान्वित हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो देखते हैं इसको। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए ह्रास एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया है। विद्यालयों के अनाकर्षक वातावरण और रुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त भवनों, पाठ्य सामग्री एवं खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कार्ययोजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है वह प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना, अपव्यय, ह्रास एवं अवरोधन की समस्या को कम करना, विद्यालय के अनाकर्षक एवं अरुचिकर पाठ्यक्रम, अनाकर्षक वातावरण और जिन स्कूलों के पास भवन नहीं थे, खेल सामग्री नहीं थे, उनके लिए भी प्रयास करना और ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उद्देश्य है इसका। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। ओबीबी के अंतर्गत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 2 बड़े पक्के कमरे जिसमें सामने बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिसमें एक महिला हो, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षक अधिगम सामग्री की सुविधा हो। ठीक है, ये हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
जिसमें 2 पक्के कमरे और सामने बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापक की नियुक्ति हो जिसमें 1 महिला हो, और खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं। अपव्यय और अवरोधन को पहले बताया जा चुका है, तो एक बार और देख लीजिए आप। अपव्यय से हमारा तात्पर्य है प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। इस प्रकार अपव्यय उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है जो बालक के प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण न करने के कारण होती है। और नेक्स्ट है अवरोधन, बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे जो अबोध बच्चे हैं वह एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक के लिए रुक जाते हैं। नेक्स्ट है हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या हैं। तो हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव हैं। इनका सुझाव था लड़के लड़कियों को समान शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जिला विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम DPEP के 2 अधिकार, तो इसके जो 2 अधिकार हैं वह है भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, बच्चों में विद्यालयों में बच्चों के ठहराव बढ़ाना एवं ह्रास अवरोधन में कमी लाना। परियोजना के उद्देश्य हैं 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों का 100% विद्यालयी सुविधा नामांकन, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालय में नामांकन, धारण एवं संपत्ति को 5% तक कम करना, बेस लाइन सर्वे को आधार मानते हुए गणित भाषा की संपत्ति स्तर में 25% तथा विषयों में 40% तक वृद्धि करना। प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP, ध्यान रखिएगा, बेसिक एजुकेशन परियोजना, बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया था। तो यह योजना 10 जनपदों में चलाई गई थी प्रारंभ में, इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर और नैनीताल तथा अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला है प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास, शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण NCT की स्थापना कब हुई थी। तो NCT की स्थापना 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं, भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिज कोर्स से आशय है, ब्रिज कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखेंगे यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 से सीधे प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। बालक प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 सप्ताह की अवधि तथा बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट जो बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं उन्हें स्कूल में प्रवेश करने के योग्य बनाने के लिए उन्हें जो पूर्व प्राथमिक जो कक्षा की होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। निस्यंदन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए जहां पर वह स्वतः धीरे धीरे छन करके निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छन कर नीचे जाने से है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुँचने से है। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उड डिस्पैच यानी उड घोषणा पत्र की प्रमुख संस्तुतियों के अंतर्गत हम देखेंगे इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों को शिक्षा का दायित्व सरकार पर है।
शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया था। शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति की सिफारिश की गई। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना यानी डाइट की स्थापना किस आयोग की संस्तुति पर हुई थी? तो डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान रखिएगा, डाइट का फुल फॉर्म होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, और इसकी स्थापना 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अनुसार अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का कार्य प्रारंभ हुआ। संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है? अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निम्न बात निहित है। राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की स्थापना की छूट नहीं प्राप्त है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने किया था? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781, ध्यान रखिएगा, 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने की थी, और संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मिशन स्कूल की 4 विशेषताएं बताइए। 2019 में पूछा गया है। तो मिशन स्कूल की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। मिशन स्कूलों में पाई जाने वाली विशेषताएं निम्न है। पहला है, कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या आशय है? तो शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 को बताइए। तो 1901 में इन्होंने शिमला शिक्षा समझौता दिया था। इसकी प्रमुख नीतियां हैं, शिमला शिक्षा समझौता 1901 सन 1901 में लॉर्ड कर्जन शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 150 प्रस्तावित किए गए जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार बने। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया। इसके पश्चात तदुपरांत 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया? तो इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए और इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक जगह पर 10+2+3 को अपनाया जाना चाहिए। इसे इन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना बताइए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना क्या है, तो आप 10+2+3 ही इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी? यशपाल समिति के रिपोर्ट में। NCFTE 2009 क्या है? शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। NCFTE 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना। पी मोस्ट कार्यक्रम क्या है? पी-मोस्ट जो है अध्यापकों, यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना है। SOPT का फुल फॉर्म है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्य। NPEGVFL प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो यह विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का मुख्य उद्देश्य, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है।
तो ठीक है, फिर आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो जो है पिछले वर्षों के जो पेपर है उन्हीं को सॉल्व किया गया है और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।